जुलाई 29, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2018 की बाघों की जनगणना रिपोर्ट के आंकड़ों को भारत के लोगों के सामने पेश किया था। एनटीसी और भारत के 20 राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सम्मान देते हुए उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में टाइगर के नंबर अब 2967 हो गए हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व में बाघों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित देश है। 15 साल पहले अगर राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के गायब होने को देखते हुए अगर ऐसा कहा गया होता तो शायद इस बात पे कोई विश्वास नहीं करता। सरिस्का में जो हुआ उसे देखने के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए बाघों को बचाने के लिए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पूरे देश में टाइगर सेंसस शुरू किया, जिससे टाइगर नंबर और उसके हैबिटेट के बारे में पता चल सके और साथ ही में उसके प्रे बेस के बारे में भी। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और सख्त से सख्त वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज ने टाइगर की जनसंख्या को काफी हद तक बढ़ाया। जहां 2006 में भारत में 1411 टाइगर्स थे, वो नंबर 2967 में बदल गया। इस रिपोर्ट के 9 महीने निकलने से पहले यवतमल डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र राज्य में आता है, वहां एक बाघिन का बुरी तरीके से शिकारियों ने शिकार किया था, जिसे एक आदमखोर घोषित किया गया था। लोगों को इस टाइग्रेस के मारे जाने पर बहुत गुस्सा आया था। बहुत से सवाल इस बाघिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उठाए गए थे। साथ ही में प्राइवेट शिकारियों को इस ऑपरेशन में शामिल करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे अकेले नहीं पकड़ सकता था क्या? हम इन सब पहलुओं को पहले समझेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज की कहानी उस बाघिन के नाम, जिसने जंगलात से जुड़े लोगों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने खड़ा कर दिया था। हर वन्यजीव प्रेमी इसे बचाने के लिए खड़ा हुआ था। ये कहानी T1 की है। ये कहानी उन 2 बच्चों की मां की है जिसे उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया था। ये कहानी अवनी की है। ये मुद्दा जटिल है, इसलिए इसे समझने के लिए मैंने फैक्ट्स को बेहतर ढंग से समझाने के लिए आज के वीडियो को खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले आइए जानें कि T1 यानी अवनी कौन थी। अवनी एक रॉयल बंगाल टाइग्रेस थी जो अपने 2 शावकों के साथ तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां से पंधरखवाड़ा नाम की एक जगह आ पहुंची थी, जो कि महाराष्ट्र राज्य के यवतमल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। T1, या जिसे प्यार से लोग अवनी भी बुलाते थे, was living 40 kilometers away from a protected area. That area is not a buffer zone of any tiger reserve. It is called a territorial or a reserved forest. The area she was localized in is 18 square kilometers, and most of the area is like a checkered board, which means villages intervening with degraded forest, mostly consisting of lantana weed. इस टाइग्रेस पे ये इल्जाम था कि इसने 14 लोगों को और 106 मवेशियों को मारा था और इसे इसके बच्चों के साथ इंसानी मांस खाते हुए देखा गया है। वन विभाग ने इसे एक आदमखोर घोषित कर दिया था। There are about 24 villages there who are living below the poverty line. 20 से 25 हजार मवेशियों की मूवमेंट को वहां पे हर रोज देखा गया है। Was अवनी a man eater or not? क्या अवनी एक आदमखोर बाघिन थी? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। भारत में मानव पशु संपर्क एक शहरी दिमाग की सोच से कहीं अधिक व्यापक है। मैं इस सवाल का जवाब आखिर में दूंगा, पर मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी। 14 लोगों की हत्या और 106 मवेशियों को मारने का इल्जाम इस पर लगाया गया था। अगर हम एक्सपर्ट्स की बातों पर जाएं तो उन्होंने कहा है कि पूरे 14 लोगों की ऑटोप्सी नहीं हुई थी। कुछ केसेस में अवनी के डीएनए को विक्टिम्स की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो सारे लोगों की ऑटोप्सी ना होने की वजह से एक रीजन हमारे सामने आता है कि सारी हत्याएं इस बाघिन के हाथों नहीं हुई थी। कुछ केसेस में इसके खिलाफ एविडेंस मिला है। दूसरी बात, अवनी के साथ में एक मेल टाइगर जिसे T2 का नाम दिया गया है, उसके भी डीएनए सैंपल्स विक्टिम की बॉडी से मिले हैं। तो एक और रीजन हमें मिल गया है कि ये सारी किलिंग्स जो हैं ये अवनी के हाथों नहीं हुई हैं। अब बात आती है कि ये मैन ईटर थी या नहीं। चलिए, जब एक टाइगर या टाइग्रेस किसी एक एरिया से माइग्रेट होकर दूसरे एरिया में जाता है जहां इंसानों का बसेरा ज्यादा है, तो ऐसे माहौल में दोनों के बीच टकरार होना लाजमी है। दूसरी बात, जब एक टाइगर बड़ा हो रहा होता है तो मवेशियों को अपनी खुराक बनाता ही है। अब 5 में से 3 केस में इसका डीएनए मिला था, परंतु जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें बताया गया था कि पिछले 5 दिन में इसने कुछ नहीं खाया था। इस सवाल का जवाब अवनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। द फ्यूड बिटवीन द विलेजर्स एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गांव वाले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में झगड़ा।
गांव वाले और जंगलात के लोगों को इस बागिन का डर एक कारण से था। अवनी ने जिस क्षेत्र को अपना इलाका चुना था वो वैसे भी गरीबी और अल्प विकास से जूझ रहा था, क्योंकि यहाँ उन दिनों सुबह लोड शेडिंग हो रही थी। किसान रात में ही अपने खेतों में पानी भर सकते थे। बागिन की डर से वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। खेतों में कपस यानी कॉटन तैयार थी, लेकिन बागिन के डर से कोई मजदूर उसे तोड़ने को तैयार नहीं था। किसान रात में अपने घरों में रहना चाहते थे, जो उन्हें महंगा पड़ रहा था, क्योंकि जंगली सुअर उनके खेतों को नष्ट कर रहे थे। गांव वालों ने 2 साल तक इस निराशा को झेला। इसी हताशा और अपनों को खोने के गम के कारण ग्रामीणों ने वन अधिकारियों के वाहन तोड़ दिए। हर दिन सराती गांव के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर दबाव बने जा रहा था। वन अधिकारियों की आशंका के अनुसार अगर अवनी ने एक और इंसान को मार डाला तो क्रोधित गांव वाले उनके तंबू जला देंगे। दूसरी ओर मवेशी भूखे मर रहे थे, क्योंकि उन्हें चराने के लिए नहीं ले जाया जा सक रहा था। T1 के कब्जे की खबर का इंतजार करते हुए लोग घर के अंदर ही रहे, लेकिन उस समय टीम के दिमाग में एक ही बात थी, अवनी को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे। द फर्स्ट ऑर्डर टू शूट अवनी was issued in January 2018, but was stayed by the Nagpur bench of the Bombay High Court after the tigress was found to be moving with the cubs. The second court order came out in February 2018 and final order came out in September 2018. Again the activists went to the court. On September 6, the High Court and on September 11, the Supreme Court disposed of their petition. आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को अवनी को ना मारने की पिटीशन को खारिज कर दिया था। 11 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे मारने का आदेश दिया, पर साथ ही में कहा कि वन विभाग पहले उसे शांत करने के लिए ट्रैंकुलाइज करेगा और अगर स्थिति बिगड़ती है तो वो उस पर गोली चला सकते हैं। बागिन के शावकों को भी बेहोश किया जाएगा और फिर उन्हें एक रेस्क्यू सेंटर में कान्हा टाइगर रिजर्व भेज दिया जाएगा। T1 बागिन को शांत करने का और पकड़ने का प्रयास जारी रखा जाएगा और असफल होने पर मानव पशु संपर्क किसी और नुकसान से बचने के लिए इसे गोली मारकर समाप्त कर दिया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब मैं आप लोगों के सामने मिस्टर कार्तिक शुक्ल के पॉइंट्स रखने वाला हूं, जो कि अवनी के केस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से डिफेंस लॉयर थे। इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट स्टिल आई वांट दैट कि एक बार वो रिपीट हो जाए सो दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। Point number 1, 14 attacks took place. Number 2, out of 14 attacks, 13 turned into deaths. 3, out of these deaths, direct evidence was found in terms of DNA and pug marks. Not any of the killings have been taken place in the protected forest area. 5th, villagers have been granted Nista rights in this area. The part of the forest which has been degraded has been allotted to the villagers under the Forest Rights Act. That means they can take their cattle to graze in that area. Number 6, 4 kills have been made by the animal on an agricultural land. Number 7, no violations of the guidelines were done of the Supreme Court and of the Bombay High Court. Number 8, now the court orders. The first court order was issued on the 29th of January 2018. That was operational for a month. The second order was followed on the 27th of February 2018. This order only permitted the forest department to tranquilize the animal. The third order and the final order came on the 4th of September 2018 when 3 people were killed. This order stated that the animal should be tranquilized first and then should be captured in the first instance. But if the animal becomes a problem for the people who are trying to tranquilize him, then the court has given them the authority to shoot him down. Chalo, yahan tak whatever the Supreme Court has said is right. The Apex Court had strictly said that the forest department will try to tranquilize the cat. They will follow their protocol and will follow NTCA protocols as well. But if it attacks on the people who are tranquilizing her, then they can shoot the animal. Also, according to the NTCA, there should be a veterinarian during the time of tranquilization. There was no vet present when Avni was shot. Please note this point, friends. Now the story takes a different course when this particular man comes into the picture. Nawab Shafat Ali Khan, the Shikari. चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यवतमल को इस ऑर्डर पर अमल करने की जिम्मेदारी दी गई थी और साथ ही में उन्हें यह आदेश भी दिया गया था कि वो उस बागिन के ऊपर किसी भी तरह का इनाम ना रखें। 17 अक्टूबर 2018 को अवनी एक टीम के ऊपर चार्ज करती है जो उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रही थी सराती विलेज के पास। T1 ने एक्सपर्ट ट्रैकर बाबूलाल राठौड़ और उसकी टीम के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की थी।
अब हम बात करते हैं इस ऑपरेशन के बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगभग 2 साल से T1 को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इनके हाथ नहीं आई। इसके मारे जाने से 3 महीने पहले हैदराबाद से प्राइवेट शिकारियों को बुलाया गया था। नवाब शफात अली खान को इस जानवर को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने काफ़ी स्टेट्स में जानवरों को मारा है। इनके हिसाब से वो सारे जानवर आदमखोर थे। इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं, जिनमें से एक है जानवरों को ट्रैंकुलाइज नहीं बल्कि उन्हें डायरेक्ट गोली मारने का। वो अपनी टीम के साथ महाराष्ट्र के यवतमल एरिया में पहुंचते हैं। 100 इंफ्रारेड कैमरास, ड्रोन्स, एक मोटराइज्ड पैराग्लाइडर, बुलडोजर, साथ ही में एक सीक्रेट परफ्यूम लेके आए कैल्विन क्लाइन का, जिसे कुछ शिकारी अमेरिका में मानते हैं दैट इट कंटेन्स अ फेरोमोन विच कुड बी यूज्ड टू अट्रैक्ट बिग कैट्स। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था इस टाइग्रेस को ढूंढने के लिए। दोस्तों, अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों के साथ में शिकारी कुत्तों को भी बुलाया गया था। These dogs were not Alsatians or Labradors. They are a special breed of dogs that are exclusively used for hunting. Cane Corso is the name of the breed. Now these are very expensive dogs. एक की कीमत कम से कम 6 लाख से ऊपर की है। Their smelling power is the strongest out of all the hunting dogs. So, Carlos and Buster were given the responsibility of tracking Avni's smell. They can find the tiger from a distance of 30 to 35 meters just by smelling. Now, these dogs belong to ace Indian golfer Mr. Jyoti Randhawa. These dogs were trained by Randhawa himself, and he was himself present with Shafat Ali Khan during the shootout. Now, the funny part is, just 1 month after Avni's demise on 26 December, Mr. Randhawa himself was arrested with his friend Mahesh Virajdar in Motipur range of Katarnia Ghat, a wildlife sanctuary in Uttar Pradesh, on poaching charges. A vehicle bearing a Haryana registration number, along with a firearm and other equipment, were found in their possession. A .22 rifle and ammunition was seized. Besides the rifle, the team recovered the hide of a sambar deer, a hunted red jungle fowl, binoculars, a high beam torch, and 80 live cartridges. Friends, I would like all of you to note these crucial points that I'm sharing with you, because in the end, my judgment will be on the facts that I have presented. हिंदुस्तान के जंगलात के इतिहास में आज तक कभी भी इस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन किसी बाघ को मारने के लिए नहीं किया गया होगा। जिस परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया था वो प्लान शिकारियों की तरफ से फेल हो गया था। अवनी को ट्रैंगुलाइज करने का ऑपरेशन लगभग 2 सालों से चल रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बाघिन को पकड़ नहीं पाई तो उन्होंने शिकारियों को बुलाया। कहते हैं कि अवनी को ट्रैंगुलाइज करने के 12 अटेम्प्ट्स हुए थे, पर उससे एक बार भी बेहोश नहीं किया गया था। इस बाघिन के शिकार की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तहलका मचा दिया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इतने कड़े इंतजाम के बाद भी अवनी उनके हाथ काफ़ी लंबे समय तक नहीं आई। इसकी एक बड़ी वजह मैं उन लोगों को मानता हूँ जो कि उसके लिए जंगल के बाहर से लड़ रहे थे और अपनी आवाज़ बाकायदा सरकार के लोगों तक पहुँचा रहे थे। अपनी एक माँ है, जीने दो भाई, जीने दो, अपनी को जीने दो, अपनी एक माँ है, जीने का अधिकार है, जीने दो भाई, जीने दो, अपनी को जीने दो, जोर से जीने दो भाई, जीने दो, अपनी को जीने दो। जिससे थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो इनकी तरफ डाइवर्ट हो गया था और जंगल में कुछ टाइम के लिए गतिविधियां कम हो गई थी। लोगों ने अपनी अर्जी इसे ना मारने की हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के सामने तक रखी थी। लोगों का मानना था कि सरकार टाइगर के जंगलों को उद्योगपतियों को सौंप रही है उनकी उन्नति के लिए। द बिग डे, नवंबर 2, 2018। बाघिन अवनी या T1 जैसे कि आधारिक तौर पर उसे जाना जाता था, जिसने 2 साल में 13 लोगों की जान ली थी, महाराष्ट्र राज्य के यवतमल ज़िले में उसे हैदराबाद के शिकारी शफात अली खान के बेटे असगर अली खान ने मौत के घाट उतार दिया था। कुछ गांव वालों ने रात के तकरीबन 10 बजे फोन करके असगर और उसकी टीम को बताया था टाइग्रेस को देखने के बारे में। When they reached the spot that night, firstly I would like to clear one important fact that according to the NTCA guidelines that no one is allowed to go inside the forest at night, and the tranquilizing procedure only happens during the day. Reason being that it's difficult to identify the tiger who's at fault. Secondly, the main shooter, Mr. Shafat Ali Khan, was not even present there. His son Asghar Khan shot Avni.
Now, this is ridiculous. The statement that was released to the public by the Khans was that the forest guard shot Avni with a dart, but she reacted aggressively towards them, and so Asghar shot her in self-defense. कैसा मारे उसको, कितने बजे मारे, वो आपके ऊपर आया, कैसा मारे आपको कब दिखा वो? हम लोग बेस कैंप पे थे, कंपार्टमेंट नंबर 150। हमारे को फ़ोन आया कि टाइग्रेस मेन रोड के क़रीब है। फिर हम हमारी पूरी टीम तैयार करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बैकअप टीम और केजेस हर चीज़ के साथ वो एरिया पे गए। जो भी वहाँ से लोग गुजर रहे थे उनको एस्कॉर्ट करके वहाँ से हटाए, और वो एकदम से हमारी गाड़ी के सामने निकली। निकलने पे एक चांस जो हमारे को मिला था एजेस के बाद, वो चांस हम छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उसको बचा के उसको ट्रैंक्विलाइज करना चाह रहे थे। तो हमारी गाड़ी में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम थी वो एक सिंसियर एफर्ट करे कि उसको ट्रैंक्विलाइज करे, उसको डांट करे। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो हम टाइग्रेस को बचा लेते थे, मगर क्योंकि टाइग्रेस का बिहेवियर एग्रेसिव था, वो ह्यूमंस का उसको ज़ीरो फियर था। जैसा वो डांट उसको लगा वो हमारी गाड़ी की तरफ चार्ज करी, और जैसा वो चार्ज करी एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में वो हमारी गाड़ी से 8-9 मीटर तक आ गई, और बस वो लीप करने के पोजीशन में थी। हमारे को हमारी टीम की जिम्मेदारी थी, सबको जो हमारे साथ थे उनकी सुरक्षा करना हमारा काम था। ये सिचुएशन देखते हुए अगर हम और ठहरते, कोई और एक डेथ का चांस था, तो ये सिचुएशन को नज़र रखते हुए हम उसको शूट करें। Just wait for the postmortem report and for my opinion regarding all this. चलिए अब हम आते हैं असली खुलासों पे। जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं उनको आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहला पॉइंट, द पोस्टमार्टम was conducted by 4 veterinarians and the witness report was submitted by Nagpur-based wildlife biologist Milind Pariwakam. The dart found lodged in its left thigh did not show any impact of being fired from a syringe projector, यानी कि एक tranquilizing gun। दूसरा पॉइंट बोलता है, the witness report however includes 2 diagrams to illustrate the bullet's entry point, a place where the bullet was lodged, and the trajectory of the bullet showing that the animal was facing away from the person who fired the bullet. तीसरा पॉइंट, the conclusion on the impact of the tranquilizing dart is equally damning. While the postmortem report notes that the fascia beneath darted needle was intact, the witness report includes photographs to elaborate that the cannula of the dart had gone into the subcutaneous layer and had not penetrated into the underlying muscle. दोस्तों, इस पॉइंट के अंदर जो आखिरी की जो लाइन लिखी हुई है कि द डार्ट हैड नॉट पेनिट्रेटेड इनटू द अंडरलाइंग मसल, डार्ट जो था वो पूरी तरीके से मसल्स के अंदर नहीं घुसा था, जिसकी वजह से अवनी बेहोश नहीं हो पाई थी। चौथा पॉइंट, द विटनेस रिपोर्ट स्टेट्स देयर वाज नो हैमरेज ऑब्जर्व्ड इन द मसल्स एट द डार्टिंग साइट। डार्ट फायर्ड फ्रॉम अ सिरिंज प्रोजेक्टर, यानी कि एक ट्रैंकुलाइजिंग गन, ऑलवेज लीव्स अ सिग्निफिकेंट एंड ऑब्वियस हेमेटोमा व्हिच वाज नॉट ऑब्जर्व्ड इन दिस केस। पांचवा पॉइंट, under NTCA guidelines, a post-mortem must be conducted in the presence of one representative, each from the State Forest Department and the NTCA. दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा पॉइंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित किया कि T1 ने पिछले 6 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसे 2 नवंबर को बुराटी गांव के नाले पे देखा गया था, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी। क्या वो किसी नीलगाय के पीछे थी या किसी इंसान के? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला आज तक। सातवां पॉइंट, वन विभाग पे ये इल्जाम है कि उन्होंने अवनी को गोली मारने के बाद उसके शरीर में उस डार्ट को घुसाया था ताकि उनके इस शिकार के बारे में किसी को पता ना चले। अभी एक आरोप आ रहा है, पहले आप टाइगर को मार के फिर उसके बाद ट्रैंकुलाइज करे बोल के एनिमल लवर्स बोल रहे, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? एनिमल लवर्स जो थे वो तो कोई ऑपरेशन के साइड पे आए नहीं, हमारी मदद तो कोई करा नहीं। जो हम फेस करे, जो हम हमारी लाइफ का रिस्क लेके उसके कई बार करीब तक गए ट्रैंक्विलाइज करने की एफर्ट में। वहाँ पे जितने भी लोग काम करे उनसे आप पूछिए, जितना भी हो सका हम लोग ट्रैकिंग करे, बुशेस में गए, उसकी जान बचाने के वास्ते हर एफर्ट हम करें। ये बात सही नहीं है कि हम उसको शूटिंग करने में कोई प्लेजर नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो अपना नेशनल एनिमल है। चलिए, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इस कहानी के सारे फैक्ट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं।
अब यहाँ पे मैं अपना वर्डिक्ट देना चाहूँगा कि अवनी मेरे अकॉर्डिंगली क्या एक आदमखोर थी, वॉज शी अ मैन ईटर और नॉट। पहला पॉइंट, एक तरफ डरे हुए गांव वाले जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खेतों में बाघिन के डर की वजह से जा नहीं पा रहे थे, उन्हें इस टाइग्रेस के कहर से बचाना ज़रूरी था। आई एग्री। डीएनए रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि 3 हादसों में अवनी का हाथ था। मेरा ये सवाल है कि सारे शवों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ और सिर्फ इन 3 केसेस के बलबूते पे इस टाइग्रेस को आदमखोर डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि उस मेल टाइगर के डीएनए सैंपल्स भी विक्टिम की बॉडी से मिले थे। दूसरा पॉइंट, जितने भी लोग इन टाइगर अटैक्स में मारे गए उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? मैंने किसी गांव वाले से इस बात के बारे में नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि मुआवजा देने से पहले पोस्टमार्टम किया जाता है कि क्या इंसान को किसी टाइगर या लेपर्ड ने मारा है, और कंफर्म होने के बाद ही पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि सारी बॉडीज का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, तो कोई कैसे बोल सकता है कि ये सारी हत्याएं अवनी के द्वारा की गई थी? नंबर 3, ऐसा प्रतीत होता है कि बाघिन अपने शावकों से दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे उन्हें ब्रेस्ट फीड करना होता था। जी हाँ, और ये वो समय होता है जिसमें एक बाघिन सबसे अधिक आक्रामक होती है। Consequently, this might have compelled her to turn to attack humans, although they were not part of its regular prey. Naturally, she also required immediate nourishment for herself. This could be the reason why the tigress had killed a few villagers, as that area has low prey base. Once those compulsions were over, she returned to hunting animals as before. A confirmed man-eater. Please note my point, friends. A confirmed man-eater would not suddenly have stopped killing the villagers and would have entered villages and shown its presence near humans, which in this case did not happen. Fourth point. The circumstances also suggest that the decision to kill the tiger was made beforehand, and the claim that she was killed in self-defense does not hold water at all. The shooter given the task was traveling on top of a jeep, and experienced forest officers know that no tiger would attack a jeep. एक नॉर्मल टाइगर मॉक चार्ज करता है पहले। देयर आर साइंस विच अ टाइगर शोज बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू ह्यूमन एक्शंस। वो अपने कान पीछे की तरफ कर लेगा, वो अपनी पूंछ को घुमा के नीचे ग्राउंड पे मारेगा। सो दीज आर ऑल द साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं, जो जब हम जंगल के अंदर होते हैं, जब हम टाइगर को स्पॉट करते हैं, तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि टाइगर के मूड के बारे में। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इसी तरह अंधेरे में डार्ट्स का उपयोग करने का प्रयास किया गया था। तकनीकी रूप से ये गलत है। जैसे कि एनटीसीए के प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, डार्टिंग दिन में करनी पड़ती है ताकि गलत जानवर ना मारा जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिक्स्थ, इसके अलावा बाघिन के मारे जाने से पहले उसके शावकों को ट्रैक क्यों नहीं किया गया? शावकों को ट्रैक करने के लिए एक बोली लगाई गई थी। जी हाँ, अ बिड वॉज अनाउंस्ड टू ट्रैक द कब्स। ये बाद में पता चला। जानवरों को ट्रैक करने में अनुभव की आश्चर्यजनक कमी थी, क्योंकि अगर शावक बहुत जल्दी नहीं मिल पाते, वो बिना किसी गलती के भूखे मर जाते। सेवेंथ, द एनिमल शुड हैव बीन लोकलाइज्ड विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर द लास्ट ह्यूमन डेथ बाय टाइंग बेट्स। व्हाई वाज द टाइग्रेस नॉट लोकलाइज्ड? व्हाई वर देयर सो मेनी जीप्स एंड men मूविंग अराउंड, throwing stones and bursting crackers? The first thing is to isolate the area so that the tigress can move freely and take its natural prey, which is substituted by giving a young buffalo. Once the tigress takes the bait, all you have to do is tie another one so the tiger remains well fed, and consequently, so do the cubs. Even after taking the baits, अगर भैंसों को मारने के बाद भी टाइगर इंसानों को मारता है, then it is confirmed that it is a man-eater. Yes. Okay, point number 7. Now this is the most important point मेरे हिसाब से। इस पूरे मामले में मैं सुप्रीम कोर्ट को कसूरवार नहीं मानता हूँ, बल्कि शिकारियों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोर्ट के ऑर्डर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने 3 ऑर्डर इशू किए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया। आखिरी ऑर्डर में भी कोर्ट ने इसे मारने की बात करने से पहले इसे बचाने की बात की थी। उन्होंने ये बोला था खुद का ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसीजर फॉलो करेगा, जो कि नहीं किया गया था। कहते हैं कि 12 बार अवनी को डांट मारने का प्रयास किया गया था, but I'm sorry, it's hard to believe that not even once the forest department could dart her. It was always about pulling the trigger.
Avni was not a man-eater according to me. But yes, I would say that the fear of humans was out of her system. She should have been tranquilized and not killed. I would like to clear myself by saying that I am not against the Supreme Court's verdict. I respect the Apex Court's judgment. My opinion is against the way Avni was shot. The violation of the NTCA guidelines for not following the protocols in the right manner. कोई भी पुलिस अधिकारी या सेना का जवान इस मामले से लिपट नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए एक अलग सोच की ज़रूरत है. केवल एक व्यक्ति जिसने जानवरों पर नज़र रखने में घंटों बिताए हैं, वही इसे समझ सकता है और इस काम पे अमल कर सकता है. The major point. According to the shooter, when the forest guard shot the dart, the tigress became aggressive and charged towards the gypsy, so the hunter shot her. Now if you go back to the second point of the post-mortem report, in which the diagram has been shown, it shows from where the bullet entered and where it was lodged. Now if Avni had charged towards Asghar, then the bullet should have hit her between the eyes, in the head, or below the face, but this was not the case. Tiger urine brought from a zoo was spread on the trees for T1 to smell and come out. It clearly appears that the tigress was sniffing the trees or was just strolling, and that's when they shot her. Now there's another interesting fact that the shooter's father himself has claimed that this was the first time that his son shot a tiger, and that too a man-eater with a single bullet. Wow, how amazing. There are specific procedures to deal with these tigers and leopards, laid down by the National Tiger Conservation Authority. Those procedures do not talk of encounters. Instead, they talk about standardized and logical means of dealing with animals outside the protected areas. Avni was literally shot in the dark. She was shot point blank by Asghar Khan, whose authorization for shooting has not been made public. It was also done without a state-approved vet being present, which is again breaking the standardized procedure. So guys, I hope आप लोगों को आज का vlog पसंद आया होगा. जितने फैक्ट्स जो हैं वो सब आपके सामने हैं, एंड जैसे कि मैंने एंड में बोला था कि मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा इसके ऊपर, तो ये मेरा वर्डिक्ट था विद ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. अब मैंने अपना वर्डिक्ट बता दिया. मैं चाहता हूं कि आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज अपना वर्डिक्ट दीजिए. जो हुआ अपनी के साथ में, क्या वो सही था या गलत. मैं इसमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो 2018 के अंदर अवनी के लिए खड़े हुए थे. बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अपना काम छोड़ा था उस टाइम पे, वो अवनी के लिए सड़कों पे आ गए थे. उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था एंड उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई थी. एंड इवन दे फाइल्ड द पिटिशन एट द बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी वो गए थे. बट अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ द पिटिशन. बट जितना मैंने आपको दिखाया है और जितना मैंने अपनी के बारे में बताया, आई होप दैट यू नो आप जस्टिफाइड अपनी किलिंग. ये जो पूरा शूट आउट है, आई थिंक जितना मैंने रिसर्च करी और जितनी चीज़ें मुझे मिली हो मैंने सब आपके सामने रखी है. आई होप दैट यू नो अपनी को इंसाफ मिले. तो 4 साल हो गए उसको गुजरे हुए, बट स्टिल मैं उस टाइम उसके लिए खड़ा नहीं हो पाया था, एंड ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ. बट आज अगर मेरा एक चैनल है और मैं स्पेशली टाइगर्स के लिए काम कर रहा हूँ, इट इज़ माई ड्यूटी टू ब्रिंग अप द स्टोरी ऑफ अपनी एंड टू लेट एवरीवन नो दैट व्हाट हैपेंड विद दिस टाइगर्स ऑन द 2nd of November 2018. इसी के साथ में आई वुड लाइक टू एंड दिस ब्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड यू नो आई वुड लाइक टू रीड देम, एंड मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ. So please do write in, and thank you so much for being with us like always.